हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार ज्ञानपुर गांव में सास कमला देवी अपनी बहू राधा के साथ रहती थी। वो दोनों सास बहू छोटे मोटे जादू करतब दिखा के अपना जीवन यापन किया करती थी। सास कमला अपनी बहू राधा को जादू की नई नई विधाएं सिखाती रहती। बहू भी बहुत तेजी से सब सीख रही थी। पर फिर गांव में पानी की भयंकर कमी से सूखा पड़ गया, जिसके कारण उस गांव के सभी लोग पलायन करने लगे। बहू, सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। जब यहाँ लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? लेकिन माँ जी, जाएंगे कहाँ? हम अपने पुश्तैनी गांव चलते हैं। सास बहू अपने घर का सब सामान बैलगाड़ी पर रखती हैं और दूसरे गांव की तरफ चल पड़ती हैं। जंगल से गुजरते हुए काफी रात हो जाती है। बैल भी अब बहुत थक चुके थे। माँ जी, बैलों को थोड़ा आराम करने देना चाहिए। हाँ ठीक है, हम भी कुछ भोजन कर लेते हैं। ठीक है माँ जी, मैं भोजन परोस करके लाती हूँ। जैसे ही बहू जाती है तभी एक बड़ा विशालकाय आदि मानव आता है और सास को उठाकर ले जाता है। राधा कुछ नहीं कर पाती और देखती रह जाती है। वो आदि मानव कमला देवी को अपनी गुफा में सिंहासन 36 पर बिठा देता है और सिंहासन की मजबूत बेड़ियां सास को जकड़ लेती है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और मुझे इस सिंहासन पर क्यों कैद कर दिया है? बालासुर को सिंहासन पर एक मालिक की जरूरत है। मालिक नहीं तो बालासुर नहीं। तुम्हारा कोई मालिक नहीं? था, वो रहा। इस सिंहासन पर बैठने वाला 36 दिन में मर जाता है। फिर मैं नया मालिक ढूंढता हूँ। अरे, तो तुम बिना मालिक के आजाद क्यों नहीं रहते? आजाद? वो क्या होता है? बालासुर को मालिक चाहिए, मालिक। सास समझ जाती है कि ये बालासुर ताकतवर है पर ज्यादा अक्लमंद नहीं है। अब वो उससे जान बचाने का उपाय सोचने लगती है। तो मैं तुम्हारे जैसे कमजोर को अपना सेवक क्यों रखूं? तुमसे ताकतवर तो मेरी बहू राधा ही है। कमजोर? ताकतवर? क्या वो बालासुर से भी ज्यादा ताकतवर है? हाँ, वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बालासुर सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो तुम खुद जाओ और देख लो। तुम उसकी 3 परीक्षाएं लेना, उसी से तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुमसे भी ताकतवर है। सास बालासुर को 3 कौन सी परीक्षाएं लेनी है बता देती है। बालासुर तुरंत ही उसकी बहू की परीक्षा लेने के लिए रात में ही निकल पड़ता है। ओ, तो तुम हो राधा। सुना है तुम बालासुर से भी ज्यादा ताकतवर हो। राधा समझ जाती है कि शायद उसकी सास ने ही उसको भेजा है। तुम्हें कोई शक है तो आजमा कर देख लो। तुम्हें भी परीक्षा देनी होगी। ठीक है, तुम मुझे अपनी 3 परीक्षाएं बता दो, उसके बाद मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। पर मुकाबले के पहले तुम्हें मुझे एकांत में ध्यान करने देना होगा। ठीक है। बालासुर उसको 3 परीक्षाएं बताता है। राधा थोड़ी देर के लिए एकांत में जाती है और फिर वापस आती है। बालासुर इस चट्टान को चुटकी में तोड़ देगा। बालासुर एक मुक्का मारता है और चट्टान टूट जाती है। अरे, बस इतना ही? पर तुम्हारे इस काम का क्या फायदा? मैं तो पत्थर को निचोड़ ही दूंगी कि उसका पूरा पानी ही निकल जाए। तभी बहू पत्थर उठाकर दबाती है तो उसमें से पानी निकलने लगता है। बालासुर हैरान रह जाता है। दरअसल राधा ने एक भीगी हुई काली स्पंज का टुकड़ा दबाया था
ये कैसे किया? सब ताकत का खेल है। बालासुर इस पत्थर को बहुत दूर फेंकेगा। वो तो देखते हैं कौन पत्थर को कितनी दूर फेंकता है। बलासुर एक पत्थर उठाता है और उसे पूरी ताकत लगाकर फेंकता है। पत्थर बहुत दूर जाके गिरता है। बस इतना ही दूर फेंक पाए? अरे इतना तो मैं खेलते खेलते फेंक दूंगी। बलासुर हैरानी से उसको देखता है। बहू के पास एक कबूतर होता है। वो कबूतर को बलासुर की नजर से बचाते हुए गोल गेंद की तरह बनाकर फेंकती है। बालासुर का पत्थर तो दूर ही जाकर गिर गया और तुम्हारा पत्थर तो गिर ही नहीं रहा। अरे इसके लिए हाथों में जान होनी चाहिए, जान। तुम्हारे हाथों में जान है ही कहाँ। ओह, अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा। तुम अगर इतनी ताकतवर हो तो ये बैलगाड़ी अब मेरी गुफा तक लेकर चलो। तो इसमें हमारा मुकाबला कहाँ हो पाएगा। तुम गाड़ी को एक तरफ से उठाओ और मैं दूसरी तरफ से। बैलों को भी गाड़ी पर चढ़ा देते हैं जिससे ये और भारी हो जाए, तब होगा असली मुकाबला। मैं गाड़ी को आगे से क्यों उठाऊं और तुम पीछे से क्यों? तुम्हें उस तरफ से ही उठाना होगा क्योंकि तुम्हें आगे चलना है। मुझे क्या पता तुम्हारी गुफा कहाँ है। बात तो तुम ठीक कहती हो। बलासुर बैलों की जगह लग जाता है और बहू आराम से पैदल चलती है और गाड़ी को उठाने का नाटक करती है। तभी बलासुर को पीछे से गाना गुनगुनाने की आवाज आती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे मेरी यहाँ इस गाड़ी को उठाकर हालत खराब हो रही है और यह गाना गुनगुना रही है। ये तो सच में बहुत ताकतवर है। मुझे इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा वरना मालकिन मुझे अपना सेवक नहीं बनाएगी। पर मालकिन का हुक्म था कि मैं इसको गुफा तक लेकर आऊं। अभी इसे लेकर चलता हूँ और बाद में देखता हूँ इसका क्या करना है। बलासुर गाड़ी लेकर गुफा तक पहुंच जाता है और बहू को सास के सामने ले जाता है। बालासुर ले आया लड़की। माँ जी आप ठीक हैं? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। बलासुर, तुम जाकर मेहमान के सोने की तैयारी करो। बलासुर के जाने के बाद सास बहू को सारी बात बताती है और दोनों अब यहाँ से निकलने का उपाय सोचने लगती हैं। माँ जी आपकी ये बेड़ियाँ कैसे खुलेंगी? ये तो बहुत मजबूत है। मुझे नहीं लगता हम इन्हें खोल पाएंगे। वो बलासुर उस चट्टान को दबाता है जिससे ये बेड़ियाँ खुलती हैं। आप चिंता ना करो माँ जी, कल वो आदि मानव खुद इन्हें खोलेगा। पर कैसे? माँ जी बस आप देखती जाइए और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। ठीक है बहू। रात में सास और बहू दोनों सो जाते हैं। रात में जब बहू सो रही होती है तो बलासुर उसके सर पर जोर से मारता है। खटाक की आवाज के साथ पूरा बिस्तर लहूलुहान हो जाता है। बालासुर बनेगा सेवक। अगले दिन सुबह बलासुर को दोनों सास बहू के हंसने और बात करने की आवाज आती है। ये लड़की तो बच गई। ये तो बहुत ताकतवर है। बालासुर को और मारना चाहिए था। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे तो तुम जैसा ही कोई ताकतवर चाहिए। मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। बालासुर सेवक और कोई नहीं। बालासुर बनेगा सेवक और कोई नहीं। तो ठीक है, एक आखिरी मुकाबला और हो जाए। कैसा मुकाबला? उसके लिए तुम्हें मुझे सिंहासन से खोलना पड़ेगा और फिर तुम दोनों बारी बारी से इस सिंहासन पर बैठोगे और जो जितनी जल्दी दूसरे की बेड़ियां खोल देगा वही मेरा सेवक होगा। बलासुर जल्दी से एक चट्टान को दबाता है जिससे बेड़ियां खुल जाती हैं। मैं तैयार हूँ। बालासुर भी तैयार है। बहू, पहले तुम सिंहासन 36 पर बैठो। बालासुर जीतेगा। वो तुरंत चट्टान दबाकर सिंहासन की बेड़ियां खोल देता है।
वाह, तुम तो वाकई बहुत फुर्तीले हो। अब बहू तुम्हारी बारी है। बलासुर, अब तुम बैठ जाओ सिंहासन पर। बलासुर तुरंत सिंहासन पर बैठ जाता है। सास बहू ये देखकर मुस्कुराने लगती हैं। और अब यहीं बैठे रहो हमेशा के लिए। चलिए माँ जी, अब इससे हमें कोई खतरा नहीं। हमारी बैलगाड़ी भी बाहर खड़ी है। चलो बहू, ये इसी लायक है। अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा। बहू, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मेरी दी हुई तीनों परीक्षाएं पार कर लोगी। अरे माँ जी, सब आपसे ही तो सीखा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तुम रात में उस बलासुर के वार से कैसे बची? माँ जी, मैं जानती थी कि वो रात में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आप मुझे चुने। और फिर काम आई जादूगरी। मैंने अपनी जगह एक पुतला रंग दिया जिसमें थोड़ा रंगीन पानी था, और वो मंदबुद्धि मेरे झांसे में आ गया। सास और बहू दोनों खिलखिला उठते हैं। इस तरह राधा ने अपनी चतुराई से अपनी सास की जान बचा ली और उस बालासुर को हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद कर दिया। बालासुर अब अपना खुद मालिक है, मालिक भी सेवक भी। सुंदरपुर गांव में सास कमला अपनी बहू गौरी के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही सुंदर पत्थर की मूर्तियां और कई तरह के सामान बनाती थी। पर गांव में उन्हें अपने काम से कुछ खास कमाई नहीं होती। एक दिन एक पर्यटक आता है और उनकी मूर्तियों की बहुत तारीफ करता है। आप इतने सस्ते दामों में इन्हें गांव में क्यों बेचती हो? आपको नगर में लगने वाले मेले में जाकर इन्हें बेचना चाहिए। आपको इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। माँ जी, हमें भी अपना सामान बड़े नगर के मेले में ले जाकर बेचना चाहिए। सुना है वहाँ बहुत धनी व्यक्ति आते हैं, शायद हमें भी वहाँ कुछ अच्छे दाम मिल जाएं। पर हम दोनों नगर तक जाएंगे कैसे? माँ जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब तैयारी कर लूंगी। ठीक है बहू, तुम सब तैयारी कर लो, हम अगले हफ्ते ही चलते हैं। सास बहू अपने साथ ढेर सारी मूर्तियाँ और सामान लेकर चल पड़ती हैं। नगर तक पहुँचने के लिए उन्हें पूरा रेगिस्तान पार करना था। रास्ते में चलते हुए वो बहुत थक चुकी थी। गर्मी के कारण हालत बहुत खराब हो गई है। बहुत प्यास लगी है। पर दूर दूर तक पानी का निशान नहीं है। जो हम अपने साथ लाए थे वो भी सब खत्म हो गया। आगे चलकर वो देखती हैं कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में छोटे छोटे गड्ढे कर रहा होता है। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं पानी के लिए गड्ढे खोद रहा हूँ। सास और बहू समझ जाती हैं कि ये एक मूर्ख व्यक्ति है। भाई, तुम अलग अलग जगह छोटे छोटे गड्ढे ना खोदकर एक ही जगह गहरा गड्ढा खोदोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। ठीक है बहन। गोचू गड्ढा खोदता है और थोड़ी देर में उसको पानी मिल जाता है। सास बहू पानी पीती हैं और कुछ पानी भर लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग कौन है, कहाँ जा रही हैं? हम दोनों कारीगर हैं और नगर के मेले में अपना सामान बेचने जा रही हैं। मौसम खराब होने वाला है। बहन, आप चाहो तो थोड़ा आराम करने के लिए आगे रास्ते में रुक जाना। गांव का मंदिर पड़ेगा, वहीं थोड़ा आराम कर लो। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सास बहू अपने सफर पर आगे बढ़ती हैं। अधिक आंधी तूफान होने की वजह से सास और बहू उस व्यक्ति के बताए हुए मंदिर में चली जाती हैं। बारिश की वजह से उनकी साड़ी भीग जाती है और दोनों उन्हें बाहर पेड़ पर सूखने के लिए डाल देती हैं। थोड़ी देर में वो देखती हैं कि कुछ चोर भी उस मंदिर की तरफ आ रहे होते हैं। आज तो हम इस मंदिर का सारा सामान लूट लेंगे। हाँ, सुना है आज बहुत चढ़ावा चढ़ा है यहाँ। माँ जी, अब क्या करें? अगर इन्हें पता चल गया कि हम अंदर हैं तो ये मंदिर के साथ हमारा भी सामान लूट कर ले जाएंगे।
तू घबरा मत बहू, प्रभु के मंदिर में कुछ बुरा नहीं होगा। चले आओ, चले आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। कितने दिनों की भूखी हूँ मैं, चले आओ। सास और बहू अपने बनाए हुए कारीगरी के सामान से तरह तरह की आवाजें निकालने लगती हैं। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई चुड़ैल है मंदिर में। हाँ देख जल्दी, कितनी भयानक है। यहाँ से निकल, जल्दी चलते हैं यहाँ से, कहीं हाँ हमें ही कोई अपना भोजन ना बना ले। चोर उल्टे पांव वहां से भाग खड़े होते हैं। भागते हुए उनके पैर से सास की धोती लिपट जाती है, पर चोर इतना डर जाते हैं कि मुड़कर भी नहीं देखते। वाह माँ जी, आज तो आपने दोनों की जान बचा ली। उधर वो चोर कुछ आगे चलते हैं तो उन्हें भोजू मिलता है। अरे भाई क्या हुआ, किधर भागे जा रहे हो? और ये धोती क्यों लपेटी हुई है पैरों में? अरे तुम भी भागो यहाँ से। वहाँ पीछे एक मंदिर में एक आदमखोर चुड़ैल बैठी है। वो हमारा भागते हुए पीछा कर रही थी, तभी तो उसकी धोती हमारे पैर में लिपट गई। आदमखोर चुड़ैल, वो भी मंदिर में? अरे क्या कह रहे हो, वो जरूर कारीगर होंगी। दोनों चोर आपस में ये बातें करते हैं। वहाँ कोई कारीगर है? हम तो बेकार ही डर रहे थे। हाँ चलो चलते हैं, इस बार काम बन जाएगा। हाँ और इसको भी साथ लेके चलते हैं, 2 से भले 3। अरे भाई तुम तो डर ही गए थे, जल्दी जल्दी में हम अपना सारा सामान वहीं भूल आए। भाई हमें मंदिर का रास्ता नहीं पता, क्या तुम हमें वापस वहाँ ले जाओगे? चलिए मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। चोर भोजू के साथ मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। सास और बहू चोरों को भोजू के साथ आता हुआ देख लेती है। माँ जी अब क्या करें, लगता है इस घोजू ने इन चोरों को सब बता दिया है। मूर्ख की दोस्ती जी का जंजाल, बहू तुम चिंता मत करो। जैसे ही चोर मंदिर के पास आने लगते हैं, सास फिर से आवाज बदलकर बोलती है। अरे मूर्ख घोजू, कहा था ना तुझसे कि मैं बहुत दिनों की भूखी हूँ। कम से कम 10 आदमी चाहिए मुझे खाने को, और तू सिर्फ 2 ही लाया है। अब जितने लाया है छोड़ जा इन्हें, और लोगों का इंतजाम कर। इतना सुनकर चोरों को काटो तो खून नहीं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं। भागो यहाँ से, ये तो हमें इसका भोजन बनाने के लिए लाया है। पहले अपनी जान बचाओ, जान है तो जान है, भागो। इस तरह सास और बहू अपनी चतुराई से अपने जान माल की रक्षा करती हैं। चोरों के भाग जाने के बाद सास और बहू निकल कर आती हैं। अरे ये तो आप दोनों ही है। हाँ भाई, वो दोनों चोर थे और मंदिर में चोरी करने आए थे। फिर तो आपने बहुत अच्छा किया, एक अनर्थ होने से बचा लिया आप लोगों ने। अच्छा उल्टे पांव भगाया इन चोरों को माँ जी ने। अब ये कभी इस रास्ते नहीं झाकेंगे बहू। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों मेले के लिए निकल पड़ती हैं और वहाँ अपना सामान बेचती हैं, जिससे उन्हें खूब अच्छे पैसे मिलते हैं और दोनों अपने गांव आकर अच्छे से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। ईशापुर गांव में सास भूरी अपनी बहू चमेली के साथ रहती थी। भूरी बहुत ही चालाक और ईर्ष्यालु थी, जबकि चमेली बहुत सीधी स्वभाव की थी। भूरी के बेटे ने परिवार की मर्जी के बिना शादी की थी और चमेली दहेज में भी कुछ नहीं लाई थी। इसलिए भूरी अपनी बहू चमेली को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करती थी। सारे घर के काम उससे कराती, सब काम सही होने पर भी उसमें कमियां निकालती। चमेली, वो चमेली कहाँ मर गई? आई माँ जी। जरा मेरे पैर तो दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अभी करती हूँ माँ जी। जान नहीं है क्या तेरे हाथों में? खाती तो पूरे घर भर का है। उफ, ये करम जली ना जाने कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इतना सब सुनने के बाद भी चमेली अपनी सास को कभी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती रहती। सुन, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तू सब काम खत्म कर लेना। ठीक है माँ जी।
जंगल से गुजरते वक्त भूरी देखती है कि एक पेड़ पे बहुत सारे बेल पत्थर लगे होते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे सुनहरे बेल लगे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं इन्हें घर ले चलती हूँ। भूरी एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और निशाना लेकर मारती है। बेल टूट जाता है और एक सांप के ऊपर जा गिरता है, जिससे वह सांप मर जाता है। तभी उस पेड़ के नीचे साधना कर रहे एक साधु की आंख खुलती है और उसकी नजर सांप पे पड़ती है। अरे ये सांप, तुमने हमारे जीवन की इस विस्तर से रक्षा की है। हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं। हम तुम्हें 3 वरदान देते हैं। कैसे वरदान? तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम जो भी अच्छा मांगोगी तो जो शख्स तुमको सबसे ज्यादा नापसंद है उसको तुमसे 2 गुना मिलेगा। पर अगर तुम किसी के लिए बुरा मांगोगी तो तुम्हें भी उसका आधा फल भोगना होगा। सास खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। अरे ओ चमेली, भूखा मारेगी क्या? खाना लिया? लाई माँ जी। ये ले, ये बेल संभाल कर रख दे, खा मत जाना। खाना खाने के बाद सास अपने कमरे में आती है और वरदान के बारे में सोचती है। जरा देखूं तो सच में वरदान काम करते भी हैं कि नहीं। पर मैं उस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उस चमेली से ही करती हूँ। मैं जो भी मांगूंगी उसे उसका दुगना मिलेगा। चलो थोड़ा ही मांगती हूँ। पहले वरदान में सास ढेर सारे गहने मांगती है, पर वरदान के फल स्वरूप उसकी भूख को और ज्यादा मिलता है। थोड़ी देर बाद चमेली उसके कमरे में आती है। अरे माँ जी, ये देखिए तो, ना जाने ये इतना सारा गहना कहाँ से आ गया मेरे कमरे में। लगता है कोई चोर आया होगा और वो छोड़ गया होगा। ये सब देख के बुरी देवी चिढ़ जाती है। अरे ये क्या हो गया? इस चमेली को मुझसे इतना ज्यादा मिल गया। अब तो इसके नखरे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। अब वो अपनी बहू का अनिष्ट करने की सोचने लगती है। अब मैं अपना दूसरा और तीसरा वरदान मांगती हूँ। एक तो यह कि मेरी बहू अंधी हो जाए, और तीसरा ये कि मेरी बहू के कमरे के आगे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए। वरदान मांगते ही उसकी बहू चमेली अंधी हो जाती है, पर वरदान के फलस्वरूप सास बुरी की भी एक आंख कानी हो जाती है। सुबह चमेली के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है वो कमबख्त गड्ढे में गिर गई है। सास बहुत खुश हो जाती है और भागी भागी देखने के लिए अपने बहू के कमरे की तरफ चलती है। जैसे ही वह अपने कमरे के बाहर कदम रखती है तो वो एक गड्ढे में गिर जाती है। हाय राम, मर गई मैं। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? लगता है ये वरदान का असर है। मैंने चमेली के कमरे के आगे बड़ा गड्ढा मांगा तो मेरे कमरे के आगे छोटा गड्ढा बन गया। बुरी गड्ढे के अंदर बेचैन होकर निकलने की कोशिश करती है, पर निकल नहीं पाती और जोर जोर से चमेली को आवाज लगाने लगती है। माँ जी, क्या हुआ? अरे तू चिल्लाई तो मैं तुझे देखने के लिए आई और मैं गड्ढे में गिर गई हूँ। मुझे निकालने का कुछ सोच। माँ जी, जब मैं सुबह उठी तो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पा रही थी। डर के मारे मैं चिल्ला उठी। क्या करूं, कैसे बचाऊं आपको? तभी सास को साधु दिखते हैं। अरे साधु महाराज, ये कैसे वरदान दिए हैं आपने? देखिए मेरी हालत क्या हो गई है। आपके वरदान की वजह से मैं आज किस हालत में पहुंच गई हूँ। वरदान अच्छे बुरे नहीं होते, मनुष्य के स्वयं की इच्छाएं उसे ऐसा बना देती हैं। तुमने मेरे दिए वरदान का गलत प्रयोग करना चाहा, तुम उसी का फल भोग रही हो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आप मुझे यहाँ से निकालिए और कृपया सब पहले जैसा ही कर दीजिए। अपने वरदान वापस ले लीजिए। मुझसे तो अनजाने में आपके जान की रक्षा हुई थी। मैं आपके वरदान के लायक नहीं हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते ही सब पहले जैसा हो जाता है। सास को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। बहू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा बुरा करना चाहती थी, पर तुमने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। ऐसा ना करिए माँ जी, आप तो मुझसे बड़ी हैं। मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए। हमें अपनी ताकत का प्रयोग अच्छे कार्यों और दूसरों की भलाई में करना चाहिए।
प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू। और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते